हेलो एवरीवन। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़े हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंड्रोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो गाइनोसियम है। फिर गैमीट के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मेल गैमीट को जो कि उसका पॉलन रिलीज करते हैं, फीमेल गैमीट जो है वो एग होता है, और हम लोगों ने मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट के बारे में पढ़ा, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमिट। कौन सा गैमिट? तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इनटू स्टिग्मा, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आते हैं, वहाँ उनका जर्मिनेशन होता है और वो मेल गैमिट रिलीज करता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन तक का जो प्रोसेस है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। First of all, it was discovered by Strasburger in 1884 in angiosperms। Here angiosperms का मतलब क्या होता है? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। The male gametes are brought to the egg contained in female gametophyte by a pollen tube. This phenomenon is known as siphonogamy. Here, the fertilization in angiosperms is termed as double fertilization and triple fusion. यहाँ पर दे रहा है, लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं उनको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है। उसके पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा पॉलेन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये पॉलेन है और इसमें डबल वॉल होते हैं, आउटर एग्जाइन है। देखिए यहाँ पर आउटर वॉल जो है ये एग्जाइन होता है, उसका इनर वॉल इट इज कॉल्ड इंटाइन और ये इंटाइन कहलाता है। एग्जाइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और इसमें एक जर्म पोर भी प्रेजेंट होते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। एज द पॉलन ग्रेन्स मैच्योर यूजुअली कंटेन्स वन वेजिटेटिव सेल एंड टू जेनरेटिव सेल दैट डेवलप्ड इनटू मेल गैमीट। देखिए यहाँ पर फिगर में डायग्राम में देख रहे हैं कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और दो जो होते हैं वो जेनरेटिव सेल होते हैं, जो कि यहाँ पर जेनरेटिव न्यूक्लियस है और जो मेल सेल्स और मेल गैमीट बनाते हैं।
यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि पॉलन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कहाँ पर से होता है, ये जर्म पोर के पास से होता है। वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। In some plants, pollen grain shades as two-cell condition. In this, generative cell divides into two male gamete as pollen tube forms. यहाँ पर क्या होता है कि जो जनरली जो होते हैं वो टू सेल स्टेज में ही पॉलन जो है वो शेड करते हैं। शेड करना का मतलब वो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से निकल जाते हैं, और इसमें जनरेटिव सेल जो होते हैं, ये जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है दो मेल गैमेट में। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर ये जो है पॉलन ट्यूब है, यहाँ पर मेल सेल्स हैं जिसको जो कि मेल गैमेट होते हैं, और यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Again, as the pollen grain land on stigma, it starts to germinate. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर pollen grain है, ये स्टिग्मा है। जब ये इस पर आता है, लैंड करता है, तो यहाँ पर उसका पॉलन का जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। द पॉलन ट्यूब डेवलप्ड कम्स आउट ऑफ जर्म पोर। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉलन जो होता है वो टू वॉल लेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। बाहरी लेयर जो होता है, वॉल जो होता है, वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, लेकिन उसमें एक जर्म पोर होते हैं, वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, और उसी पोर से ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। It grows through the tissue of stigma, style and penetrates the ovule. और ये ट्यूब जो है वो स्टिग्मा से, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचता है। यहाँ फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी आप लोग को क्लियरली दिख रहा है। ये जो है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये स्वॉलन पार्ट जो है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर में एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए ये डिप्लॉयड होता है। एक इसके चैलेजल एंड होता है, उसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और माइक्रोपाइलर रीजन होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और टू सिनर्जिस्ट, मतलब यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं जिसमें कि 2 सिनर्जिट्स होते हैं और एक एग सेल होता है। यहाँ पर भी फिगर में क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो चुका है, और उसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई दैट इज मेल गैमिट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये पोलन ट्यूब है, और यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये ओव्यूल में एंटर कर रहा है। The entry of pollen tube into ovule is from different place is identified into। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बस जनरल कॉन्सेप्ट एक बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की से माइक्रोपाइल से वो ओव्यूल में एंटर करता है, लेकिन उसके अलावा भी पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में जो में एंट्री लेता है, वो दूसरे प्लेस भी हो सकते हैं। फर्स्ट इज स्पोरोगैमी, इट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ओव्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल पाइल क्या होता है, ये एक पोर होता है, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर करता है। सेकेंड इज चैलेजोगैमी, इट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू चैलेजा। अब क्या है कि यहाँ पर जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, नीचे इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर में चैलेजल एंड है, तो पॉलिन जो है वो चैलेजल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करता है। थर्ड इज मिजोगैमी,
इट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल। अब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इंटेग्यूमेंट क्या होता है। ये एनवेलप होता है और ये टू लेयर्ड होते हैं, एक आउटर एनवेलप एंड इनर एनवेलप, जो कि इंटेग्यूमेंट कहलाते हैं। तो आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो है ये फेनिकल से पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के में एंटर कर रहे हैं। नाउ as pollen tube enters the ovule, the tip ruptures inside the embryo sac, releasing two male gametes. यहाँ पर जब पॉलिन ट्यूब जो है वो एंटर करता है ओव्यूल में, तो उसका टिप पोर्शन जो है वो रप्चर करता है एम्ब्रियो सैक में, और वहाँ पर वो दो मेल गैमिट रिलीज करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में कि ये ओव्यूल है, ये एग एपरेटस है। एग एपरेटस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जिस एग एपरेटस जिसमें कि दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है, ये तीनों मिल करके एक एपरेटस बनाते हैं। बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और चैलेजल एंड में तीन सेल होते हैं जिनको कि एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलन ट्यूब जो होता है उसमें जेनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर आप लोग इस फिगर में क्लियरली देखिए, यहाँ पर जर्म ट्यूब का पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर वो माइक्रोपाइल एंड से उनका एंटर करता है ओव्यूल में, और स्पर्म न्यूक्लियाई जो हैं वो दो होते हैं, दो गैमिट वो रिलीज करता है। Here, one of the male gamete fuses with egg and forms diploid zygote. यहाँ पर जो स्पर्म न्यूक्लियस है या पॉलन जो दो मेल गैमेट रिलीज करता है, उसमें से एक गैमेट जो है वो एग के साथ उसका फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट का एग के साथ जो फ्यूजन होता है वो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। द अनदर मेल गैमेट fuses with diploid secondary nucleus to form triploid endosperm, और सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है। उसका फ्यूजन जो होता है वो सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है, और ये एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं डिप्लॉयड जाइगोट और यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। डिप्लॉयड जाइगोट का मतलब होता है 2n, एक न्यूक्लियस हो गया एग का, एक न्यूक्लियस हो गया स्पर्म का, दैट इज मेल गैमीट का। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गए, तो ये जाइगोट बनाया। यहाँ पर सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो ये 2n ऑलरेडी है, और एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे स्पर्म न्यूक्लियस का है जो कि यहाँ पर जाकर फ्यूजन करता है। तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रिप्लॉयड कहलाता है, दैट इज 3n। जनरली एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों का मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ये। और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। और एक बार फिर मैं बता दूं कि जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं जैसे एग होगा या स्पर्म होगा, ये सब हैप्लॉयड होते हैं। जर्म सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। The fusion of two polar nuclei to form secondary diploid nucleus and male gamete is termed as triple fusion. यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर है, सेंट्रल सेल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड मेल गैमीट जो एक पॉलिन जो है वो एक
मेल गैमिट रिलीज करता है, 2 मेल गैमिट रिलीज करता है, जिसमें से एक एग के साथ फ्यूजन करता है और एक गैमिट जो बच जाता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। तो इसमें 3 फ्यूजन हुआ, इसलिए ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। दैट इज secondary diploid nucleus, that is 2n, and one male gamete का nucleus, तो 3 here. It is called triple fusion. The two fusions as zygote formation and triple fusion is termed as double fertilization. यहाँ पर आप अगर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पर एग सेल है और पॉलन ट्यूब जो है वो स्पर्म सेल्स, 2 स्पर्म सेल्स को रिलीज किया है। इसमें से एक स्पर्म सेल किसके साथ फ्यूजन होता है, उसका एग सेल के साथ होता है, और दूसरा जो स्पर्म सेल है उसका फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। तो यहाँ पर 2 फ्यूजन होता है ना, एक एग सेल के साथ एक गैमीट का, दूसरे गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये जो 2 फ्यूजन होता है इसीलिए ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक फ्यूजन जो होता है वो जाइगोट बनाता है, दूसरा फ्यूजन जो वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है तो एंडोस्पर्म बनाता है, और इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है वो समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में भी आते हैं। इस चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। बिना समझे आप इसको सिर्फ याद करके नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है बॉटनी, इसमें कोई भी क्वेश्चन का, किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है, जो 5 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, तो बिना डायग्राम के वो कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों को डायग्राम बनाना मस्ट है। और मान लीजिए कि जिसको आप बीच में भूल भी जाएं एक्सप्लेन करना, तो जो डायग्राम होता है वो आप उसको कंप्लीट कर देता है, आपके आंसर को कंप्लीट कर देता है। इसीलिए आप लोग ये प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे कि क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है तो उसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है, और आप उसको डायग्राम के साथ ही अपना आंसर तैयार करें। फर्टिलाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके पहले पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन। फिर से एक बार समझा दूं कि प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है, आप लोग इसको एकदम शॉर्ट में याद करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। और फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है और एंडोस्पर्म भी बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग अब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में अभी से लग जाएं। और आप लोगों से एक चीज़ और मैं फिर से कहना चाहूँगी, जो मैं शुरू से क्लास 11 से ही आप लोगों को कहते आ रही हूँ, कि आप लोग कोई भी स्टडीज़ सिर्फ 12th पास करने के लिए नहीं करेंगे। आप लोगों को ये तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी लिया है तो जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि आप लोगों ने मेडिकल भी चुना होगा, अपने लिए मेडिकल लाइन चुना होगा, तो आप लोग थॉरोली स्टडी करेंगे।
जितना मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं। आप लोग उसको थॉरोली स्टडी करेंगे और साथ-साथ मेडिकल का आप लोग तैयारी करें। एक तो लॉकडाउन के कारण आप लोगों को ठीक से हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक आई कॉन्टैक्ट द्वारा जो पढ़ाई होती है उसमें जितना आसानी होती है हम लोगों को समझाने में, ऐसे हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप लोगों को अपना भी समय देना होगा पढ़ाई में और आप लोग अभी से कंपटीशन की तैयारी में भी लग जाएं। थैंक यू।